मोरवा विस्थापन पुनर्वास स्थल, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खामोश एनसीएल। अब पार्षद ने मामले को लेकर मानवाधिकार आयोग को लिखा पत्र। मोरवा विस्थापन को लेकर कई मुद्दों पर एनसीएल प्रबंधन गंभीर नहीं दिख रहा। बात पुनर्वास स्थल की हो या विस्थापित हो रहे परिवारों की मानसिक पीड़ा, स्वास्थ्य संबंधी कष्ट से उनके इलाज समेत विस्थापन के दौरान यहाँ पढ़ रहे करीब 12,000 छात्रों के भविष्य की, इसे लेकर कोई भी रूपरेखा तैयार नहीं की जा सकी है, जिससे स्थानीय लोग आक्रोशित हैं। एनसीएल प्रबंधन ने पुनर्वास स्थल का चयन भी अभी तक नहीं किया, न ही स्थानीय लोगों से इस बारे में सर्वे कराकर कोई राय जानी, जिससे यह साफ हो सके कि कितने व्यक्तियों को प्लॉट के बदले पैसा चाहिए या फिर सुव्यवस्थित पुनर्वास स्थल। हालांकि इसे लेकर स्थानीय लोगों के सवालों के बाद स्थानीय पार्षद भी अब आगे आए हैं। बीते दिनों वार्ड क्रमांक 8 पार्षद नीलम गुप्ता द्वारा मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखकर मोरवा विस्थापन की स्थिति से अवगत कराया गया। इसके बाद पार्षद पति आशीष गुप्ता ने मुखर होकर अपनी बात रखी। उन्होंने एनसीएल सीएमडी से आग्रह किया है कि यहाँ के विस्थापितों को उचित लाभ देकर एक अच्छा पुनर्वास स्थल बनाएं, जहाँ स्कूल, कॉलेज समेत सभी सुविधाएं उपलब्ध हो। कईयों पे बात हो रही है। भारत पाकिस्तान का मुद्दा इस समय पूरे विश्व में छाया हुआ है, परंतु मोरवा के लोग अभी भी उसी बात पे अटके हैं कि उनका भविष्य क्या होगा, कहाँ होगा और कैसा होगा। मोरवा विस्थापन एक नासूर बन गया है। बीते दिनों भी कई बैठकों का दौर जारी रहा, कईयों पे सहमति बनी, कुछ मुद्दे अभी भी छोड़े जा रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि सभी के द्वारा छोड़े जा रहे हैं। सभी, मेरे कहने का तात्पर्य है कि एनसीएल प्रबंधन, जिला प्रशासन और विस्थापित मंच। सबसे बड़ा मुद्दा अभी तक जो भी बातें हुई, जिन पे भी प्रस्ताव बना, चाहे वो 9 बिंदुओं पे था या 6 बिंदुओं पे था, बसाहट को लेकर की कोई भी बात नहीं हो पाई। पूर्व में जरूर इन बातों पे चर्चा हुई होगी, हाल फिलहाल में जब मिनट्स जारी होने लगे, बसाहट पे कोई चर्चा नहीं। इसे लेकर नगर निगम के पार्षद भी आगे आए। वार्ड क्रमांक 8 पार्षद नीलम गुप्ता के पति आशीष गुप्ता जी उर्फ चिल्लू भैया हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने पत्र जारी कर मानवाधिकार विभाग को इसके विषय में जताया है और बताया है कि इस प्रकार यहाँ मोरवा में विस्थापन हो रहा है, पुनर्वास बसाहट की कहीं कोई बात नहीं हो रही। नमस्कार भैया। भैया नमस्ते। आप लोग को, मनीष भैया, राजा भैया को बहुत तहे दिल धन्यवाद कि, और बहुत खुशी लगती है कि आप लोग जनता के हित की आवाज़ बहुत बुलंदी के साथ रखते हैं। आपके इस प्रक्रिया से, छोटे से माध्यम से हमारी बातों को और जनता के हित एनसीएल और प्रशासन तक पहुंचता है और आने वाले जनता को भी समझ में आता है कि हम को क्या करना चाहिए। इसके लिए आप लोग को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि आपके द्वारा ये जो पत्र में मेरे सामने पड़ा हुआ है कि 2/5/2025 को आपने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को फरीदकोट हाउस पे आपने पत्र लिखा है, क्या है इस पे थोड़ा इसका विस्तार से बताइए। मनीष भाई, आपको बताना चाहेंगे कि शहरी क्षेत्र के विस्थापन और पुनर्वास की व्यवस्था के बारे में लेकर इसमें कहा गया है कि भारत सरकार के राजपत्र क्रमांक जो है क्रमांक 580 एवं क्रमांक 581 9 फरवरी 2024 कोयला भूमि के अधिग्रहण के संदर्भ में है। इसमें भैया ये दिया गया हुआ है कि यहाँ पे लगभग हम लोग जितने लोग विस्थापित हो रहे हैं, तो विस्थापित में भैया हर जगह पे 2 तरह के समुदाय होते हैं। एक समुदाय होता है कि जो पैसे से संतुष्ट है, उनके लिए साधुवाद है। एनसीएल ने उनकी बात माना, 18 लाख रुपए एग्री हो गए। 18 लाख का मिनट्स में आए हैं? 18 लाख का मिनट्स में आए नहीं, अभी मिनट्स उन्होंने नहीं दिया, लेकिन कलेक्टर साहब और सीएमडी साहब ने इस बात को एग्री किया। वो 18 लाख रुपए लगभग वो तय है, इनके लिए सब कंप्लीट ही है। और इसके बाद जो पैसा नहीं लेना चाहते, उनके बदले प्लाट लेना चाहते, उनके लिए हमने बात उठाई है कि उनके बारे में आप क्या व्यवस्था करते हैं। जो पैसा ले रहे हैं उनके लिए भाई संतुष्ट है, वो कहीं भी रहेंगे, अपना काम कर लेंगे। लेकिन जो प्लाट लेने के इच्छुक है, जो बसना चाहते हैं, एक अपना समुदाय परिवार जो बसा हुआ है मोरवा की, हम बोले 5% आदमी बजा, 500 आदमी जाए, 1000 आदमी जाए। अभी तो फिलहाल रजिस्टर में 150 आदमी का है, तो 150 ही आदमी हम मान के चलिए। हम रजिस्टर की बात पे आते हैं। देखिए, हम लोग बहुत खरे सवाल पूछते हैं। रजिस्टर की बात आ रही है, ग्रुप में तमाम मैसेज आते हैं कि एनसीएल मुख्यालय में एक रजिस्टर रखा गया है। इस पर अभी तक 156 या 158 लोगों ने इसमें अपना दर्ज कराया है कि उन्हें प्लॉट चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। ये रजिस्टर कहाँ तक उचित है?
देखिए रजिस्टर में तो वो सीधे लिखा हुआ था कि सबसे पहले R&R साइड में जो भलुआ प्लाट दिया जाएगा, सबसे पहले प्लाट का पैसा दिया जाएगा, इसके बाद प्लाट कब दिया जाएगा ये अभी अब बता पाना हमारे संभव में अभी संभव नहीं है। ये एनसीएल के द्वारा उस पहले रजिस्टर में लिखा गया था, उसमें उस टॉपिक भी लिखा गया था भलुआडीही प्लाट के लिए। इसके बावजूद भी लगभग लगभग 150 आदमी दिए थे। अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एनसीएल जैसे सर्वे करा रही है अपना, तो अभी आज की डेट में जो किराएदारों का सर्वे हो रहा है, किराएदारों का सर्वे हो रहा है कि सर्वे में ये दिखाया जा रहा है कि कौन किराएदार कब से है, उसी तरह से एनसीएल एक टीम बना ले, अपनी सर्वे दे दे कि कौन प्लाट लेना चाहता है, कौन पैसा लेना चाहता है। दो मुद्दे यहाँ प्रमुख होते हैं कि आप कहाँ बसा रहे हो। हाँ। क्योंकि अगर साल भर पहले ही एनसीएल का ये जगह भलुअड़ डिसाइड हुआ था, हड़ताली भी हो रहा था, खिरवा भी लोग गए देखने, मगर शासन द्वारा 118 करोड़ रुपए को वहाँ पे पैसा जो जमा करना था, उस शासन द्वारा पत्र जारी कर दिया गया था कि आप भलुअड़ कनई और डगा क्षेत्र में हम आपको वहाँ पे करने वाले हैं, आप उसके पैसा जमा करो, उसके बाद फिर आगे काम शुरू करो। इस पर क्यों रोक लगी हुई है? सुनने में ये आया है, देखिए मैं खुल के बोल रहा हूँ, सुनने में ये आया है कि एनसीएल द्वारा विस्थापन मंचों को ये चीज़ कहा जा रहा है कि आप लोगों को कन्विंस करो कि आप लोग 18 लाख रुपए लें। क्या ये सही है? नहीं, अगर ऐसा हो रहा है तो देखिए इसमें हम गलत मानते हैं। एनसीएल प्रबंधन और हमारे मोरवा के जो प्रबुद्धजन है ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, हमारे मोरवा के कुछ लोगों का कहना ये था कि हमको नगर निगम से नगर निगम बताया जाए। नहीं, वो एक अलग ये उनकी मुद्दे जो थी वो ठीक है भाई, नगर निगम अगर प्लाट दे रहा है कहीं पे तो बिजनेस के लिए उनको देना चाहिए, बिजनेस सबका प्रभावित हो रहा है। हाँ, लेकिन ये है कि आप जो बसना चाहते हैं उनको आप बसाइए, ये मुद्दा देखिए ज़रूरी है। उसमें हमारे बहुत सी हित लाभ छुपे हुए हैं जो पैसे से नहीं भरपाई हो पाएंगे। मैंने आगामी मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ग्रुप में ये अभी भी मैसेज चल रहा है कि वहाँ रजिस्टर रखा है, आप लोग नहीं भर रहे हो, वहाँ रजिस्टर रखा है, आप लोग नहीं भर रहे हो। इससे अच्छा संगठनों द्वारा, मंचों द्वारा ये चीज़ एनसीएल से क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि इस पर आप क्यों नहीं सर्वे करा रहे हो? हाँ, ये चीज़ करना चाहिए। ये बात तो आनी चाहिए कि आप भी एक सर्वे करा लीजिए कि जो आदमी पैसा लेना चाहे वो पैसा ले ले, जो प्लाट लेना चाहे वो प्लाट ले ले। 9 फरवरी 2024 के बाद एनसीएल ने सैकड़ों बार विज्ञापन दिए कि 9 फरवरी को सेक्शन 9 लग गया है, इसके बाद आप मकान मत बनाओ, नया कंस्ट्रक्शन मत करो, नहीं तो वो नापी में नहीं लिया जाएगा। अभी भी इनके द्वारा रोज एक चीज़ का नोटिस निकाला जा रहा है अखबारों में कि आप जो किराएदार हैं वो सर्वे अपना करवा लें, जो जिनकी नापी नहीं हुई है वो अपना नापी करा लें। पर डे स्थानीय अखबारों में इस चीज़ का उल्लेख रहता है। एक बार भी एनसीएल ने ये नहीं कहा कि आप उस चीज़ का सर्वे कर लें या आके रजिस्टर में साइन कर दें जिन्हें प्लॉट चाहिए। हाँ, ये बात सही है। कहीं ना कहीं एनसीएल के मन में खोट है। एनसीएल के मन में बहुत बड़ा खोट है इस चीज़ का। ये तो हमारे समझ में आया। इससे पहले जो सीएमडी साहब थे वो मतलब बचाने की बात कहा करते थे कि मॉडल बनाएंगे, और ये जब से आया है तो ये इस चीज़ को भूल गए। वो रीसेटलमेंट को पता है क्या कहाँ पहुँच गया है और जनता हित की बात नहीं कर रहे, वो अपने हित की बात करने चालू कर दिए हैं। दूसरा जो प्रमुख मुद्दा है, जब वो उस बारे में नहीं सोच रहे हैं तो आगे क्या सोचेंगे? जहाँ बसा के देना है, सुव्यवस्थित बसा के देना है। यहाँ इतने सारे स्कूल हैं, हमने पहले भी कई बार ये मुद्दा उठाया है। यहाँ के विद्यार्थियों का भविष्य क्या रहेगा? जी, बहुत मनीष भैया आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं आपको बता दूं कि 9 तारीख को विस्थापन समिति का मीटिंग कलेक्टर महोदय साहब के यहाँ हुआ था। वहाँ हम पार्षदगण और पार्षद प्रतिनिधि लोग भी पहुँचे हुए थे। माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय सीएमडी महोदय और एनसीएल पूरी वर्किंग टीम और हमारे मोरवा के बहुत प्रबुद्धजन, लगभग सभी लोग बैठे हुए थे। तो वहाँ पे मैंने अपने मोरवा हित के बारे में हमने पार्षदों की तरफ से, हमने सभी पार्षदों की तरफ से, उसमें माननीय शेखर भाई भी थे, शिवशंकर भाई थे और लगभग चंद्रिका भाई, बस सभी थे। लगभग मान के चलिए कि मोरवा के सभी पार्षद जनों की तरफ से हमने एक क्वेश्चन, वहाँ 3 क्वेश्चन उठाए थे। वहाँ पे माननीय कलेक्टर साहब से और सीएमडी साहब से मैंने पूछा था, सर ये बताइए कि हमारे मोरवा में जो 24-25 स्कूलें चल रही है लगभग, और लगभग 12,000 बच्चे हैं, उन 12,000 बच्चों में का भविष्य तो हमारे चौपट हो जाएंगे आपके इस प्रकरण में। हम तो आपके पक्ष में है, लेकिन हमारे उस पर बात चर्चा ही नहीं कर रहे हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य किधर जाएगा। तो उस पर माननीय कलेक्टर महोदय ने कहा रहे हम गवर्नमेंट स्कूल खुलवा के भर्ती कर देंगे। देखिए, ये संवेदनहीनता कहलाएगी कि गवर्नमेंट स्कूल खुलवा के भर्ती कर देंगे। कलेक्टर साहब अपने बच्चों को भले गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, मगर मोरवा का कोई भी समृद्ध परिवार हो क्यों ना हो, उसके बच्चे अब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे।
जहाँ डीपीएस, डीएवी, डीपॉल, जेवियर, राय ज्योति, इन सब स्कूलों की तो ज़रूरत ही नहीं समझ जाती। सीबीएसई बोर्ड तो दूर की बात है। तो ये इस पे जवाब आया कुछ और इसमें जवाब आया कुछ, ही ने कहा कि हम बस हमको प्रोवाइड कर दीजिए तो हम हमारे उधर हो जाएगा। तो चलिए इस बात को यहाँ पे कोई संतुष्ट भर जवाब नहीं है। फिर दूसरा हमारा सवाल ये होता है कि सर लगभग हम लोग मोरवा में 10,000 करीब आदमी जो है व्यापारी वर्ग हैं, जो छोटे मोटे व्यापार करते हैं, अपना धंधा चलाते हैं, उनका व्यापार जो है बर्बाद हो जाएगा। उनको मैंने एक उदाहरण दिया था सर, हम लोग बनियास में एक कहावत है कि हीरा जो है ख़त्म हो जाता है लेकिन जीरा जो होता है हम लोग का ख़त्म नहीं होता है। जीरा से हम हीरा खरीद सकते हैं लेकिन हीरा से जीरा नहीं खरीद पाएंगे। ये हम लोग की एक कहावत है, मतलब हमारा रोजगार चला जाएगा, पैसा जरूर आएगा। तो उनमें उसमें एक सीएमडी साहब ने उठ के बोला कि उसी के लिए तो हम आपको पैसा दे रहे हैं। हम लोग तो फिर मैंने उनको ही जवाब दिया था कि सर हीरा और जीरा का जो उदाहरण दिया था वो सीएमडी साहब के कहने पे दिया था, बात पे दिया था। लेकिन उसके बाद फिर वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा प्रतिक्रिया, बात उठी हमारे ऊपर और कलेक्टर साहब के द्वारा ये बात आई कि हम आपको बाढ़ के क्षेत्र में 15 एकड़ एक ज़मीन अगर अधिग्रहण करके दिया जाता है तो जो दुकानदार आदमी हैं, जो दुकानदार हैं, उनको दुकान करने के लिए वहाँ व्यवस्था किया जा सकता है कि ओनली फॉर दुकान किसी एजेंसी को दे दिया जाए, नगर निगम को दिया जाए, वो दुकान काट के बना के और वो यहाँ के व्यापारियों को शौक है। केवल वो मोरवा के व्यापारियों के लिए बात हो रही है। मोरवा के व्यापारियों में मान लीजिए कि जैसे हमारी दुकान है तो हमें वहाँ दुकान मिल जाएगी आवंटित होकर के। एक मुद्दा ये भी तो आता है जो किराएदार लोग लड़ रहे हैं कि अगर वो यहाँ पे किराए पे रह रहे हैं और लंबे समय से तो किसी दुकान पर किराए पे लेकर के अपनी आजीविका चला रहे हैं तो उनका क्या होगा? नहीं, उनके लिए भी व्यवस्था करना चाहिए। देखिए वो तो और सेल्फ मतलब उनको करना चाहिए कि वो बेचारे किराए के मकान पे रहते हैं, किराए का भी कर रहे हैं, तो उनका भी उतना ही प्राथमिकता हक मिलना चाहिए जो एक पट्टेदार जमीन दुकानदार को होता है, उतना हक उनको भी देना चाहिए। क्योंकि वो भी उसी आजीविका से अपने बाल बच्चे और परिवार को चला रहा है। वो हमारे मोरवा के एक अभिन्न अंग है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैं उस पक्ष में हूँ कि उनको भी मिलना चाहिए। और फिर मैंने एक तीसरी बात उनसे एक और उठाई थी उसी समय मनीष भाई मीटिंग में। दो तो ये हो गए आपके शिक्षा का और क्या कहते हैं व्यापार का। तीसरा क्वेश्चन हमने ये उठाया था कि सर ये बताइए कि हमारी जब यहाँ से हमारी व्यापारी चले जाएंगे, हम रोजगार से वंचित हो जाएंगे, तो हमको आर्थिक पीड़ा भी होगी और मेरे मानसिक पीड़ा होगी, तनाव में रहेंगे, तो हमारे स्वास्थ्य पे इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। उस समय मुझे इलाज की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ेगी मोरवा वासियों को। उस इलाज के बारे में आप कुछ सोच नहीं रहे ना, उसके बारे में आप बता रहे हैं कि हम उनका इलाज कैसे करें और इसके बारे में आप कार्ड बनाइए। अब जो चरक संहिता आप बताते हैं चरक से मिलेगा, तो आप जब हमको चरक की बात करते हैं, वो चरक तो हम जैसा मेरे पास पैसा आएगा तो हम चरक से बाहर हो जाएंगे क्या? हर आदमी यहाँ पर जो रहेगा तो करोड़पति कहलाएगा, तो चरक से हम ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे। तो हमको तो सुविधा चाहिए इलाज के लिए, उस मानसिक प्रताड़ना को झेलने के लिए। आप नहीं मदद करेंगे तो क्या एनटीपीसी करने आएगा? किसके द्वारा होगा? जब एनसीएल अधिग्रहण कर रहा है तो उसकी व्यवस्था आपको करना पूरा दायित्व तो है, आपको करना पड़ेगा सर। चलिए 3 प्रमुख मुद्दे आपने उस दिन मीटिंग में उठाए। सवाल फिर भी वही बना हुआ है कि अभी जितनी बैठक हो रही है उसमें जब मिनट्स जारी हो रहे हैं तो पुनर्वास स्थल पर जोर क्यों नहीं दिया जा रहा? हाँ, ये हमारे भी समझ से जरा परे है। चुनाव स्थल के क्या इनके क्या सिंडिकेट मामला है? क्या ये बात जो बाजार में र्यूमर फैल रहा है, क्या ये सही है कि विस्थापन मंत्रियों को एनसीएल द्वारा ये प्रभाव दिया गया, दबाव बनाया गया कि आप लोग पैसों पर ज़्यादा जोर डालो? अब इसके बारे में तो मनीष भैया देखिए हम कह नहीं सकते कि क्या है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमारे मोरवा के प्रबुद्ध जन जो है वो एनसीएल की इस तरह के दबाव की बात आगे झुकने वाले नहीं है। वो एनसीएल कुछ भी करे, कितना टकनम्मा दिखाए, लेकिन ये एक चीज़ है कि वो जो मोरवा हित की अच्छी बात होगी उसके लिए वो आगे प्रबुद्ध जन आएंगे और जहाँ हम लोग भी अगर नहीं समझ में आएगा हम लोग को समझाएंगे और आगे की ओर में रास्ता करेंगे। चलिए फिर वही मुद्दे पे आते हैं कि ये जो पत्र आपने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेजा है, इसका कोई जवाब आया कि नहीं? नहीं, अभी तो जवाब नहीं आया है, लेकिन पहले भी पूर्व में सिंगरौली विस्थापन मंच द्वारा एक आयोग को पत्र लिखा गया था, वो सुनते हैं रजिस्टर्ड हो गया, उस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? नहीं, उसके बारे में मुझे जानकारी अपने ग्रुप में देखे थे कि उसमें किसी के द्वारा डाला गया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। अब वहाँ से भी क्या जवाब आया है उसके बारे में जानकारी, उसका जवाब आ जाए तो फिर हम बताते हैं क्या क्वेश्चन क्या जो हमने लगाया है इसके बारे में रजिस्ट्रेशन होकर आ जाता है तो मान लीजिए जब आएगा तब आएगा, आगे की क्या रणनीति है? क्योंकि कुछ प्रमुख मुद्दे मैं फिर बता दूं, सरकारी आवास पे बने लोगों जो हैं
उन्हें उनका सबसे बड़ी वो है कि उनको 15 लाख रुपए चाहिए, उन पे बात नहीं हो रही है। जो यहाँ पे किराएदार हैं उन पे बात नहीं हो रही है। पुनर्वास स्थल का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसे व्यवस्थित करके देना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ स्कूल, कॉलेज, गिरजाघर, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, सामुदायिक भवन, पार्क, ये सब बना के देना है, जिसमें काफ़ी विलम्ब हो रहा है और ऐसे में ये पुनर्वास में आगे आने वाले समय में दिक्कतें आ सकती है। तो ये सब मुद्दे जो सॉल्व हो गए, उसके बाद इन मुद्दों पे इंगित करके एक पत्र बनाया जा रहा है जिससे एनसीएल मुलाकात हो सके। नहीं, इस पे ही बात किया जाएगा, लेकिन देखिए क्या है कि एनसीएल बहुत दो चाल चलता है। अभी हम पार्षदों को बदनाम किया गया था कि पार्षद हमारी सहमति दे दिए हैं, जो कि इनके एजेंडा, जो मिनट्स ऑफ एजेंडा था उसकी तो कॉपी रखे साइन करके नहीं दिए थे। हम लोगों ने डिमांड यही किया था कि हमारी जो जनता है वो 5 में संतुष्ट नहीं, हमको 15 ही चाहिए। जो पट्टे वाले, जो जिनको सरकारी पट्टे वाले को जो अधिकार मिल रहा है, वही अधिकार हमारे जो जिनको पट्टा नहीं है उनको भी वही सेम चीज़ दिया जाए। ये उनसे हम लोगों ने मांग किया था और वो उल्टा ही कहे कि हम लोग वो फंसाते हैं भैया। एनसीएल केवल फंसाती है, हमारे राज्य में उनको भी उतने अधिकार है, 15 लाख का अधिकार उनको भी है, उनको मिलना चाहिए। बताया जा रहा है कि कानून में पूर्व विधायक श्री राम लल्लू गैस भी इस पर सहमति रखते हैं और उस पर बातें लगातार जारी। नहीं, बहुत अच्छा हमारे विधायक जी तो हम लोग का मार्गदर्शक है और लगभग हमको उम्मीद है कि उनके मार्गदर्शक में हम लोग का जो हक है वो मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, देखिए आरंड साइड वाले जो बात हम लोग रखे हैं, ये केवल पर्सनल सिल्लू घर का नहीं है कि पार्षद घर का नहीं है, ये हमारे पूरे मोरवा के प्रतिनिधियों के लिए है। हमने आरंड की मांग इसलिए करी है कि भैया देखिए हमारे बच्चों का भविष्य, आज पेपर में हमने पढ़ रहा था, सभी स्कूल के संस्थापक हैं वो बहुत देखते तो अपने दुखड़ा रोए हैं। और स्कूल नहीं रहेगा तो हमारे बच्चों का भविष्य नहीं बनेगा। उन बच्चों का भविष्य चौपट एनसीएल न करे। वो आज सुनने में कहीं से आता है कि हम 10% बच्चों को अपने स्कूलों में एडमिशन दे सकते हैं। मतलब 12,000 13,000 बच्चों को 10% कितना हो गया? 1200। बाकी का क्या होगा? बाकी बच्चों को भविष्य अंधकार पड़ जाए, चले क्या करेंगे वो? तब 10% बच्चे का मतलब अगर वो एनसीएल में हमको देंगे तो किसके बच्चे जाएंगे? आपने कहा, आप कह रहे थे कि मान लीजिए कि कुछ लोग बोल रहे थे कि हम बस चलवा देंगे हमारे स्कूल में, हम स्कूल बड़ा कर देंगे। तो मान लीजिए सपोज दैट कि यहाँ सिंगरौली या आसपास की जगह पे किसी का स्कूल है अभी जो वर्तमान में, जो कोई बैठे होंगे सज्जन, और अगर भलुगढ़ में जगह दी जाएगी तो मतलब 2 घंटे बच्चे बस में ट्रैवल करके आए जाए, खाली यही काम रह गया, उनकी ज़िंदगी में से 4 घंटे कम कर दी जाए। हाँ, ये तो बात सही बात है। इस तरह की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे ना, ये चल पाएगी। ये जो इनको जहाँ पे ये आरंड साइड बनाने की बात करते हैं, जितने लोग रहने चाहते हैं उस हिसाब से इनको स्कूल देना पड़ेगा वहाँ पे, और आपका इलाज के लिए भी व्यवस्था ही करनी पड़ेगी। चलिए, सब मुद्दों पर चर्चा हो गई। नगर निगम द्वारा अभी यहाँ के क्षेत्र का भी सर्वे किया जा रहा है, जिसके लिए आपके नगर निगम के विभिन्न अधिकारियों को 3 जोन में बांटा गया है। इसके विषय में थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ, इसके विषय में ये है कि जो हमारे नगर निगम के द्वारा जो 3 जोन में बांटा गया है, जिसमें 3 प्रभारी बनाए गए हैं, और लगभग हमारे वार्ड में जितने रोड हैं, नालियां हैं, और मतलब एनसीएल में जो हाँ, ये इसके लिए एक टीम बनाई है। 3 वार्ड के लिए अलग अलग बनी है, जिसके बारे में आपको विस्तृत अगर चाहिए तो विस्तृत निकाल के दे। तो मान लीजिए ग्रुप में है, हम मोटा मोटी आपसे जानना चाह रहे हैं। ये उसमें जो ये है कि जो हमारे नगर निगम के द्वारा रोड बना है, नाली बनी हुई है, जो दुकानें बनी हैं, जो मकानें बनी हैं, आवास बने हुए हैं, वो उनको चिन्हित करके वो अपने कमिश्नर साहब को रिपोर्ट करना है कि ये इतनी की संपत्ति हमारी यहाँ पे लागत में लगी हुई है। और इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल में एसडीओ साहब को लगा हुआ है कि जितने पोल लगे हुए हैं, कोनिकल लाइट है, हाई मास्क है, बल्ब है, जितने लगे हुए हैं, मतलब इन चीज़ों को सबका सर्वे करके आपको ऊपर देना है। हाँ, वो सर्वे करके वो कमिश्नर साहब को दे के उनके थ्रू जो है वहाँ पे पहुँचना है। चलिए, ये थे हमारे साथ सिल्लू भैया, जिन्होंने आगे बढ़ करके मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखा है पुनर्वास को लेकर के। मैं पुनः बताना चाहूँगा, नापी का काम चल रहा है, किराएदारों का सर्वे चल रहा है, नगर निगम अपना अलग से सर्वे करा रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, बैठकों का दौर भी जारी है। पुनर्वास स्थल की कोई चर्चा नहीं हो रही, कोई चर्चा नहीं हो रही। एनसीएल प्रबंधन को अभी तक सर्वे काम शुरू कर देना चाहिए था और शासन को पैसा जमा कर देना चाहिए था, जगह दे करके उसका समतलीकरण करना, आगे वहाँ पे प्लॉट काटना, ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए थी, जो अभी तक नहीं हुई है। आगे भी बसाहट के बारे में मेरे हिसाब से कुछ नहीं सोचा जा रहा है, और यही मुद्दा स्थानीय लोगों का भी उठ के आगे आ रहा है। तो बड़े मुद्दे यहाँ पर हैं सर। अभी बीच में हम बनारस गए हुए थे, बच्चे का पेपर था, तो इस मामला शायद ये पुल यहाँ पकड़ा है आरंड साइड के लिए,
तो अभी हमारे पास काफ़ी महिलाओं का फ़ोन आया था वहाँ पे कि भैया हम पैसा नहीं लेना चाहते, हम प्लाट लेना चाहते हैं। हमारे वार्ड से कुछ थी और मिस्त्री टाइप की भी है और समाज जी की अग्रणी है। उनसे पूछा बोले कितने लो, तो आप लोग समय बोला भैया हम लोग को मालूम नहीं था, हम लोग नहीं लिखे हैं उसमें, लेकिन हम लोग प्लाट अरे लेंगे। मालूम कहाँ था चलेगा भाई, 50,000 की आबादी को वो हटना है, 22,000 घरों को टूटना है, आपको मालूम कहाँ, किसको दी हो आप जानकारी? उसके लिए एनसीएल को सर्वे करा ले, जो जो पैसा लेना चाहते हो पैसा, जो प्लाट लेना प्लाट करके वो तैयारी करेगा, बहुत जल्दी करे और उसकी तैयारी करे, वो आगे जहाँ करना है वो तैयारी करे कि हमारे बच्चों का भविष्य न चौपट, हमारे एक जगह फिर से हम लोग बसे, व्यापार हमारा जो चलना है वो चल जाए और मोरवा का सुहाग बना रहे। और मैं बड़ी खुशी हमारे उस दिन 22 तारीख की मीटिंग में जब अप्रूवल वाली बात आई तो माननीय चमड़ी साहब ने की आँख में आंसू आए, उन्होंने कहा ये मेरी बहुत खुशी के आंसू है और मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। तो उनके खुशी के आंसू मतलब बहुत बड़ा मुद्दे को हटाए हैं उनकी खुशी। लेकिन मैं माननीय चमड़ी महोदय को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सर आप अपने खुशी के आंसू तो आपने अपना काम कर ले गया, लेकिन यहाँ की जनता है, यहाँ के जनता को आप सिर्फ खुशी के आंसू निकलवा दीजिए, मेरे दुख के आंसू निकलेंगे ना तो आप कहीं के लायक नहीं बचेंगे। सर मैं यही निवेदन करना, जो दुनिया में दो ही चीज़ होता है, दुख और सुख के आंसू है जो आत्मा से निकलती है। अगर आपके आत्मा से सुख के आंसू निकले थे, आप खुशी थे, तो हमारे दिल से दुख के आंसू न निकले, उसका तो आप समझते हैं। सर आप भी मीडियम परिवार से बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं और आपको इस चीज़ समझ में आना चाहिए कि हमारे बच्चों को मीडियम क्लास और छोटे बच्चे किस ढंग से पढ़ा के आगे बढ़ाते हैं, इस पर विशेष ध्यान रखिए। सर यही निवेदन करना चाहता हूँ आपसे। चलिए, पुनर्वास स्थल, शिक्षा, रोजगार, तमाम मुद्दे हैं, देखते हैं एनसीएल कब तक इसका निराकरण कर पाएगा।